ओके, जय हिंद। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस एंड टेक हम आज शुरू करने वाले हैं और इसी के साथ हमारा जो बच्चों ये वाला महीना है मार्च का वो भी समाप्त हो जाएगा, फिर हम अप्रैल का महीना शुरू कर देंगे, है ना। तो साइंस एंड टेक के साथ मार्च के महीने की समाप्ति है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों, टॉकिंग अबाउट दिस। सबसे पहले जो है हम आसाम सेट के बारे में पढ़ेंगे। आसाम टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट सून। तो बच्चों आसाम जो है हमारा राज्य, वो अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जल्द से जल्द। यहाँ पर जो वो खुद की सैटेलाइट लॉन्च करेगा उसका काम क्या है, तो वो सैटेलाइट का इस्तेमाल करेगा डेटा एक्सेस, यानी कि जो कोई भी राज्य है, कोई भी जगह है, उसका विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए डेटा तो ज़रूरी है। और सैटेलाइट से जो डेटा एक्सेस मिलता है वो आपको ऐसे कोई दूसरे सोर्सेज से नहीं मिल सकता। तो सैटेलाइट से डेटा एक्सेस जो है वो इम्प्रूव होगा। इसी के साथ उस डेटा का इस्तेमाल करेंगे डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली बॉर्डर पे नज़र रखने के लिए। इसी के साथ इस सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे फार्मिंग के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी, है ना। एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी, पुलिस ऑपरेशंस। तो यहाँ पे पुलिस ऑपरेशंस में मदद मिलेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट में पहले से पता पड़ेगा कि डिजास्टर आ सकता है, वेदर में भी हेल्प करेगा। इसी के साथ ये जो है एग्रीकल्चर यानी कि खेती में भी हेल्प करेगा, क्योंकि पहले से ही पता पड़ जाएगा कि कितनी बारिश आने वाली है, उस हिसाब से किसान जो है अपने क्रॉप्स उगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये हो रहा है इन स्पेस और इसरो के साथ कोलैबोरेशन में, है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किसके साथ कोलैबोरेट करके ये हो रहा है। चलिए बच्चों लिख लीजिए, जैसे ही लिखेंगे मुझे बता दीजिएगा। तो आपसे पूछ सकते हैं बच्चों, सवाल कैसा आएगा इसमें से, आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य ऐसा है जो प्लान कर रहा है खुद की सैटेलाइट लॉन्च करना, तो वो राज्य है आसाम। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो बॉर्डर सेफ्टी के लिए, पुलिस ऑपरेशन के लिए, खेती के लिए, मौसम के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, बहुत सारे कामों के लिए, है ना। किसके साथ मिलकर कर रहा है, तो इसरो और इनस्पेस के साथ। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लिख लेंगे तो बता दीजिएगा। वॉइस चली गई थी, आई एम सो सॉरी।
ठीक है, एक और बार। तो बच्चों, इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली चंद्रयान 5 मिशन अप्रूव कर दिया है। ये जो चंद्रयान 5 मिशन है, ये भी चांद से ही संबंधित मिशन होगा, जिसमें हम 2040 तक मून पर लैंड करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन जो हमारा लेटेस्ट सक्सेसफुल हुआ था, उसमें हम चांद के साउथ पोल पर लैंड किए थे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। चंद्रयान 4 मिशन चाइना के चांगी प्रोब मिशन के जैसा रहेगा, जिसमें हम यहाँ से जो मिशन लॉन्च करेंगे वो ऊपर जाकर रोवर वगैरह जो है वो चांद पर जाकर चांद का सैंपल लेकर वापस अर्थ पर लैंड कर जाएगा, और फिर हम मून के सैंपल को एनालाइज करेंगे। उसके बाद चंद्रयान 5 मिशन का अभी से जो अप्रूवल आ गया है, उस मिशन के अंतर्गत हम इंसानों को भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं चांद पर। ठीक है, तो तब तक भारत का पहला गगनयान मिशन हो जाएगा। गगनयान मिशन मतलब भारत का खुद का पहला ह्यूमन मिशन, जिसमें हम इंसानों को स्पेस में भेज रहे हैं, है ना। तो यहाँ बच्चों देखिए, भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो शुरू करने की सोच रहा है 2035 तक। ठीक है, इंडिया एम्स टू बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन। ये चंद्रयान 4 जो है बच्चों, ये फोकस करेगा मून पे लैंड करने पे, सैंपल कलेक्ट करने पे और वापस अर्थ पे रिटर्न करने पे। वही चंद्रयान 5 जो अभी अभी अप्रूव हुआ है, उसमें हम जापान के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और जो है ह्यूमन मून मिशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रयान 5 350 किलो रोवर कैरी करेगा और हम जापान के साथ इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग लैंडर रहेगा जो ह्यूमन मून मिशन को सपोर्ट कर सकेगा। ठीक है, चलिए मैं हिंदी में भी अंडरलाइन कर रही हूं। चलिए लिख लीजिए बच्चों, जैसे ही लिख लेंगे मुझे बता दीजिएगा। मैं एक बार रीड करके बता दे रही हूँ, क्योंकि शायद फॉन्ट्स छोटे छोटे हैं तो बच्चों को लिखने में दिक्कत आ सकती है। इंग्लिश में मैं रीड कर रही हूँ, फिर हिंदी में करूंगी। इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द चंद्रयान 5 mission as part of a long term goal to land an Indian on the moon by 2040. ठीक है, India aims to build its own space station, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, by 2035. Chandrayaan 4 will focus on landing on the moon, collecting samples and returning to Earth. Chandrayaan 5, a 350 kilo rover in collaboration with Japan. Stronger lander to support future human moon missions. ठीक है, हिंदी में भारत सरकार ने 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारने के दीर्घकालिक लक्ष्य के तहत चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। भारत का लक्ष्य 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है। चंद्रयान 4 का ध्यान चंद्रमा पर उतरने, नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर वापस लौटने पर होगा। चंद्रयान 5 जापान के सहयोग से 350 किलोग्राम का रोवर ले जाएगा, भविष्य के मानव चंद्र मिशनों का समर्थन करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक नया स्पेसपोर्ट बिल्ड किया जा रहा है कुलासेकारपट्टिनम, तमिलनाडु में, जो कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस को सपोर्ट करेगा, है ना। अब सैटेलाइट बच्चों बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, 500 किलो से ज़्यादा वजनी भी होती हैं और उससे कम वजनी भी होती हैं। तो ये जो छोटी सैटेलाइट्स होती हैं, कम वजन वाली, 500 किलो से कम वजन वाली सैटेलाइट्स होती हैं, उनके लिए स्पेसपोर्ट बनाया जा रहा है कुलासेकारपट्टिनम में, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये और लास्ट लाइन लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिएगा 500 किलो तक के उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। चलिए लिख लीजिए बच्चों।
चलिए बच्चों, हैव यू ऑल रिटन? लिख लिया हो तो हम आगे चलें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्स और नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें यूएस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को वापस आईएसएस से धरती पर लाने का प्लान किया गया था। अभी मार्च की न्यूज़ है, अब तो सुनीता विलियम्स जो है वो आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उनके बोइंग में कुछ ना कुछ फॉल्ट हो गया था जिसके चलते वो वापस अर्थ रिटर्न नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें कहा गया था कि आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर जो है इंतजार करें। तो यहाँ पे स्पेस एक्स और नासा ने मिलके जो है एक मिशन लॉन्च किया था जिससे यूएस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विल्मोर जी जो है 9 महीने के बाद वापस पृथ्वी पर आए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, ठीक है। चलिए ओके, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था क्रू 10 मिशन का। रिटर्न ऑफ लॉन्च ऑल्सो कैरिड 4 न्यू क्रू मेंबर्स, ठीक है। बाकी तो ठीक है, 4 नए क्रू मेंबर्स भी थे इसमें, जिसमें नासा और जापान के एस्ट्रोनॉट्स शामिल थे, ठीक है। और रशिया के भी कॉस्मोनॉट किरिल पेस्कोव शामिल थे। तो यहाँ पे बच्चों ये जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था इसमें क्रू 10 मिशन के अंतर्गत है ना बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स गए हुए थे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के रिटर्न के साथ साथ लॉन्च भी हुआ था 4 नए क्रू मेंबर्स का, ठीक है, जिसमें नासा के एस्ट्रोनॉट एन मैकलैन, निकोल आयर्स, जापान के एस्ट्रोनॉट तकुया ओनिशी और रशिया के एस्ट्रोनॉट किरिल पेस्कोव थे। तो उनको जो है दोनों एस्ट्रोनॉट जो कि हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए थे, ठीक है, उनको वापस लाने के साथ साथ 4 नए एस्ट्रोनॉट्स को जो है वहां भेजा भी गया, ठीक है। चलिए मैं हिंदी में अंडरलाइन कर रही हूं। चलिए लिख लीजिए बच्चों। जैसे ही लिख लेंगे बच्चों मुझे बता दीजिएगा। डन। चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूज पे। नासा का स्फीयर एक्स टेलीस्कोप जो है इसे लॉन्च किया गया यूनिवर्स के ओरिजिन स्टडी करने के लिए, है ना। इस टेलीस्कोप का नाम है स्फीयर एक्स, ठीक है। ये जो स्फीयर एक्स टेलीस्कोप है बच्चों इसे लॉन्च किया गया है कि अंतरिक्ष की शुरुआत किस प्रकार हुई थी, यूनिवर्स की शुरुआत किस प्रकार हुई थी, ये जो अलग अलग गैलेक्सी बनी हुई हैं ये कैसे शुरू हुए थे। बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कंसेप्ट जो माना जाता है वह है बिग बैंग थ्योरी। तो यहाँ पे उसका भी कॉन्फर्मेशन नहीं है ना। खैर सबसे ज़्यादा मेजरली बिलीव्ड थ्योरी वही है, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड 100%। तो यहाँ पे यूनिवर्स का जो इवोल्यूशन है, जो किस प्रकार से बना, किस प्रकार से इवॉल्व हो रहा है, आगे किस प्रकार से चलेगा, ये पढ़ने के लिए जो है पूरा का पूरा एक टेलीस्कोप स्फीयर एक्स लॉन्च किया गया था। ये इसका फुल फॉर्म है बच्चों स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है।
for the history of the universe, epoch of reionization and ices explore। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं फुल फॉर्म। इसे लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के साथ वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछ सकते हैं कि नासा का स्फीयरेक्स टेलीस्कोप कहाँ से लॉन्च किया गया और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ये मिशन बच्चों 2 साल का होगा, 2 years मिशन विल लास्ट 2 years। ये मिशन पूरा का पूरा 2 साल का होगा। इसी के साथ ये जो टेलीस्कोप है ये पूरा 3D मैप बना देगा बच्चों यूनिवर्स का। ठीक है, 102 अलग अलग लाइट वेवलेंथ्स की मदद से, और इसी के साथ अलग अलग गैलेक्सी किस प्रकार से बदली, इवॉल्व हुई, ये भी पता पड़ेगा हमें। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक और बार हम इसको रिवाइज करते हैं, आप लिखते भी चलिए। स्फीयर एक्स मिशन है नासा का, जिसमें स्पेस एक्स के द्वारा जो है इसको पूरा का पूरा लॉन्च किया जा रहा है, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के द्वारा। और ये फाल्कन 9 जो है ये कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, वांडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से ये मिशन जो है बच्चों 2 साल तक चलेगा। इसी के साथ इस मिशन में ये जो टेलीस्कोप है पूरे ब्रह्मांड का है ना, यूनिवर्स का 3D फोटो मॉडल बना देगा, जिसमें वो 102 अलग अलग लाइट वेवलेंथ से फोटोज वगैरह कैप्चर करेगा, जिसकी मदद से हम ये देख पाएंगे कि यूनिवर्स किस प्रकार से ओरिजिन हुआ, यूनिवर्स का किस प्रकार से इवॉल्व हुआ, अलग अलग गैलेक्सी किस प्रकार से समय के साथ बदली। ठीक है, चलिए लिख लीजिए बच्चों। और जो भी पीडीएफ में इश्यूज आ रहे हैं वो आपको मिल जाएगी पीडीएफ, है ना, जैसे बहुत सारे बच्चों का कहना है कि पीडीएफ जो है वो नहीं मिल रही है, तो अभी ये दिक्कत नहीं आएगी, सून इट विल बी अपलोडेड। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी, अगर पीडीएफ नहीं अवेलेबल है तो मैं फिर से एक बार बोल के अपलोड करवा दूंगी, है ना, तो पीडीएफ की चिंता मत कीजिए। जिन बच्चों का छूट रहा है क्योंकि ज़्यादा कंटेंट है बच्चों, तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी जो मैं कर रही हूँ उसको लिख लीजिए, लेक्चर ओवर हो जाएगा तो पीछे वाला आप फिर बैक करके लिख लीजिएगा, है ना। अभी जो एट प्रेजेंट चल रहा है उसे लिख लीजिए, मैं आपको समय दे दूंगी इस वाले में, है ना। जैसे ही लिख लेंगे बच्चों मुझे बता दीजिएगा ताकि हम आगे चलें।
चलिए अब आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर बच्चों। नेक्स्ट न्यूज़ है इसरो और HCL की। तो इसरो और HCL ने मिलकर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप कर लिया जिससे स्पेस का काम लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बच्चों देखिए इसरो और HCL ने साथ में मिलकर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है स्पेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि इसरो ने किसके साथ मिलकर किया, ऐसा सवाल, ठीक है। तो ये जो है बच्चों इसमें 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है यहाँ पर देखिए डेवलप किया गया है ताकि स्पेस की जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में, स्पेस डिस्कवरी में, स्पेस की अलग अलग चीज़ें ढूंढने में जो इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर, उसमें ये काम आ सके, है ना। तो यहाँ पर देखिए विक्रम 3201 ये पहला पूरा भारत में बना हुआ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही कल्पना 3201 भी 32 बिट स्पार्क V8 रिस्क माइक्रो प्रोसेसर है जो कि IEEE 1754 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अब यहाँ पे आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है कि ये क्या लिखा है क्या नहीं, इतना सरदर्द नहीं लेना है, बहुत आसान तरीके से मैं इसको बताती हूँ। आपसे पूछेंगे इसरो ने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो कि स्पेस के लिए बनाया है वो किसके साथ मिलकर बनाया है, तो HCL, ठीक है। इन दोनों 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स का नाम क्या है, तो एक का नाम है विक्रम, एक का नाम है कल्पना, बस काफी है, इतना काफी है, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए बच्चों लिख लीजिए इसे। लिख लेंगे बच्चों तो मुझे बता दीजिए ना, जैसे ही बता देंगे हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसा जल्दीबाजी नहीं है, जो बच्चों का छूट गया है आप जल्दी जल्दी लिखिए, मतलब जल्दी जल्दी तो लिखना है बट ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ा दें, है ना। तो यहाँ पे राइट एज मच एज यू कैन एंड लेट मी नो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे स्पेसएक्स ने हिस्ट्री रच दी है, इतिहास रच दिया है ना। एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्रू लॉन्च कर दिया है, मिशन का नाम है फ्राम 2, है ना। एक आर्कटिक एक्सप्लोरेशन मिशन थी फ्राम, उससे इंस्पायर होके। तो आपसे पूछ सकते हैं प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्रू मिशन किसने लॉन्च किया, तो स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स लॉन्च्ड अ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्रू मिशन नेम फ्राम 2 जो कि इंस्पायर किया गया था आर्कटिक एक्सप्लोरेशन शिप फ्राम से। स्पेसएक्स 31 मार्च 2025 को निजी अंतरिक्ष यात्रा दल को लॉन्च किया, मिशन का नाम फ्रेम 2 आर्कटिक अन्वेषण से, ठीक है। बहुत सिंपल न्यूज़, बहुत सिंपल सवाल। क्या सवाल आएगा, है ना, कैसा सवाल आएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में किसने प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्रू मिशन लॉन्च किया, स्पेसएक्स ने। दूसरी प्रकार से हाल ही में स्पेसएक्स के द्वारा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्रू मिशन जो लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है, फ्राम 2, ठीक है। फ्राम 2 मिशन का नाम किससे इंस्पायर्ड है ना, किससे इंस्पिरेशन मिली उसे वो नाम रखने के लिए।
तो यहाँ पे आर्कटिक एक्सप्लोरेशन शिप फ्राम थी, उससे इंस्पिरेशन लिया गया इस मिशन के लिए। लिख लीजिए बच्चों। चलिए, आई होप लिख लिया होगा, छोटी सी न्यूज़ थी। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पर पहला ह्यूमन मिशन है जो कि और अर्थ को ऑर्बिट करेगा पोल से पोल तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि मिशन किस प्रकार का है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में कि पोलर ऑर्बिटिंग रूट है जो कि कभी भी इंसानों द्वारा किया नहीं गया है। एक पोल से दूसरे पोल तक का सफर कभी मनुष्यों ने अभी ऐसे किया नहीं है। ठीक है, स्पेशली थ्रू डिफरेंट डिफरेंट लॉन्चेस। तो यहाँ पे इसका एक काम ये भी रहेगा कि ये पोल टू पोल एक्सप्लोरेशन करवाएगा जो कि इंसानों ने कभी नहीं किया, यानी कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। स्पेस एक्स प्राइवेट है ना, स्पेस एक्स इलॉन मस्क का है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों स्पेस एक्स की ग्रोइंग रीच के बारे में अगर हम बात करते हैं, यानी कि बढ़ती हुई पहुंच के बारे में बात करते हैं, तो स्पेस एक्स जो है स्पेस फ्लाइट में बहुत ज़्यादा डोमिनेशन दिखा रहा है। स्पेस एक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ही ज़्यादा आगे पहुंच चुका है। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, है ना। यहाँ तक ये जो है एक न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये इसरो वाली दूसरी न्यूज़ है। ठीक है, इसरो वाली न्यूज़ जो है ये हमारी दूसरी है, जो कि इसरो के सैटेलाइट्स, इसरो का इन्वेस्टमेंट, इसकी बात करता है। तो ये ऊपर वाला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे वाले पे आते हैं, इसरो वाले पे। इसरो ने अभी तक 143 मिलियन डॉलर्स कमा लिए हैं फॉरेन एक्सचेंज में सैटेलाइट लॉन्चेस के थ्रू। अभी फॉरेन एक्सचेंज सैटेलाइट लॉन्चेस क्या होता है बच्चों? जैसे आपने पढ़ा होगा कि यूरोपियन यूनियन का एक स्पेस मिशन था प्रोबा, जो हमने लॉन्च किया है ना। इसी के साथ आपने सुना होगा कि ईरान की बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं कभी कभार हम लॉन्च कर देते, कभी कभार रशिया लॉन्च कर देता है ना। एक बार रशिया की सैटेलाइट हमने लॉन्च करी थी बच्चों। तो ये जो है अलग अलग देशों की सैटेलाइट लॉन्च करने से पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इसरो ने इसी प्रकार के अलग अलग टास्क कंप्लीट करके जो है 143 मिलियन डॉलर के अराउंड कमा लिए हैं पिछले 10 सालों में। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज किया हमने सैटेलाइट लॉन्चेस का, और पिछले 10 सालों में जो है हमने इतने लॉन्च किए, कितने देखो 393 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। लगभग 400 के करीब हमने दूसरे देश की सैटेलाइट लॉन्च करी है इसरो के थ्रू, और 3 इंडियन कस्टमर सैटेलाइट हमने लॉन्च करी हैं, जिसमें हम PSLV SSLV इन सब का उपयोग करते रहते हैं। PSLV भी लॉन्च व्हीकल है, LVM-3 ये सारे लॉन्च व्हीकल हैं। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करके हम अलग अलग सैटेलाइट्स लॉन्च करते रहते हैं। अभी जो सैटेलाइट्स है बच्चों 34 कंट्रीज की सैटेलाइट्स हमने लॉन्च करी है, जिसमें US UK सिंगापुर रशिया सब शामिल है। इतने बड़े बड़े देशों की भी सैटेलाइट जो है इसरो लॉन्च कर देता है, और उससे जो है हमने काफ़ी अर्निंग भी की है। तो यहाँ पे जो आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जैसे ही आप लिख लेंगे मुझे बताइएगा। वंस यू हैव रिटन बच्चों मुझे बता दीजिएगा।
चलिए बच्चों, है ना, लिख लिया होगा अभी तक सभी ने। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट के थ्रू इटली के रिसर्चर्स यानी कि इटालियन रिसर्चर्स ने जो लाइट है ना, ये जो लाइट है जो आपको दिख रही है आपके आसपास, आपके फ़ोन से निकलती हुई, है ना, आसपास इन्वायरमेंट में ट्यूबलाइट से जो लाइट नहीं, इन जनरल जो लाइट निकलती है ना, रोशनी, तो इटली के रिसर्चर्स ने इस रोशनी को सुपर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया है। अब सुपर सॉलिड क्या होता है? सुपर सॉलिड बच्चों एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं, तो वो सॉलिड जैसे भी क्रिस्टलाइन दिखते हैं लेकिन लिक्विड जैसा बिहेव भी करते हैं। ठीक है, लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो बहुत नज़दीक होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों लाइट को, रोशनी को एक सुपर सॉलिड बना देना, समझ रहे हैं, मतलब जिसको आप छू सकते हैं, है ना। तो आपने कभी सोचा कि आप रोशनी को छू सकते हैं? मेरे आसपास यहाँ रोशनी है, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, क्या मैं किसी भी लाइट कुछ टच कर पा रही हूँ, लाइट महसूस कर पा रही हूँ? नहीं, मैं देख जरूर पा रही हूँ बट मैं ऐसे टच नहीं कर पा रही, है ना आप कर पाएंगे। पर ये जो इटालियन रिसर्चर्स हैं, इन्होंने लाइट के पार्टिकल्स को इतने ज़्यादा लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी पे ला दिया, एकदम उनका जो मूवमेंट है वो कम कर दिया पार्टिकल्स का। तो जिससे क्या हुआ, मूवमेंट कम होने से व्हाट हैपेंड, मूवमेंट कम होने से वो पार्टिकल्स नज़दीक आ गए, है ना, और सॉलिड फॉर्म बन गए। अब बच्चों लिक्विड और सॉलिड में और गैस में अंतर क्या होता है? लाइट क्या है बच्चों? लाइट एकदम गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दूर दूर पार्टिकल्स जो है बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं, है ना। तो लाइट को हम गैस से कंपेयर कर सकते हैं, है ना, वी कैन कंपेयर लाइट विद गैस, जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, बहुत स्पेस है उनके बीच में। अब अगर गैस को सॉलिड बनाना है तो उसके पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज लाके बहुत पास पास लाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अलग एक्सटर्नल एजेंट्स लगेंगे जिसकी मदद से इतने दूर दूर लाइट पार्टिकल्स एकदम पास आके थोड़ा सुपर सॉलिड जैसा बिहेव करने लगे, जो कि सक्सेसफुली हो गया। पहले इसे नहीं कंसिडर किया जाता था कि ये सक्सेसफुली हो जाएगा क्या, पहले जो है ऐसा नहीं माना जाता था कि लाइट भी रुक सकती है, जम सकती है, सुपर सॉलिड बन सकती है, पर अब बन गई है ना। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस इटालियन रिसर्चर्स ने क्या किया है, लाइट को इस प्रकार से बना दिया कि अब आप उसे महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक सुपर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया है लाइट को। सुपर सॉलिड क्या होता है? सुपर सॉलिड वो होता है जो सॉलिड की तरह दिखता है लेकिन लिक्विड की तरह बिहेव करता है, यानी कि सॉलिड लिक्विड दोनों प्रॉपर्टी उसमें होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक ऐसे प्रकार का सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि फ्लो करता है बिना किसी रेजिस्टेंस या रिस्ट्रक्शन के। ठीक है, लिक्विड जैसा, जिस प्रकार लिक्विड फ्लो करता है ना वैसा ही। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे फॉर्म होता है, मतलब एकदम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर चाहिए एकदम सुपर सॉलिड बनाने के लिए। ठीक है, तो इटालियन रिसर्चर्स सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म लाइट इनटू सुपर सॉलिड। ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहली बार हुआ इतिहास में। बहुत सारा है लिखने को, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा।
चलिए बच्चों, लिख लिया सभी ने? आगे चलते हैं अब यहाँ पे बच्चों, किस प्रकार इसे बनाया गया था, है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें कंबाइन किया गया दूसरे पोलैरिटन से। ये भी बच्चों पार्टिकल पेयर्स ही होते हैं। इतना ज़्यादा साइंस में घुसना नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करनी है। एग्जाम में आपको एकदम डिटेल्ड साइंस नहीं पूछेंगे, ये जरूर पूछेंगे कि भैया किस देश के रिसर्चर ने जो है लाइट को कन्वर्ट कर दिया सुपर सॉलिड में, या ये पूछ सकते हैं कि सुपर सॉलिड क्या होता है, या ये पूछ सकते हैं क्या लाइट को सुपर सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे सवाल, है ना। तो यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भैया व्हाट आर पोलैरिटन्स एंड व्हाट आर पार्टिकल पेयर्स, और ये सब आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी हम लिख लेंगे। तो पोलैरिटन्स जो होते हैं बच्चों, वो लाइट और एक्सिटेंस को मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। पार्टिकल पेयर कितने हैं इसे, तो ये दोनों मिलकर पोलैरिटन बनाते हैं। बस लिख लीजिए इसे, ताकि आप लोग जो है कभी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। जब इसे सबसे लोएस्ट एनर्जी पे कूल किया जाता है, अब देखो बच्चों, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा मूव करते हैं इधर उधर आगे पीछे, जैसे इनको मूव करना है वैसे मूव करते हैं, मतलब बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा होती है इनमें। लेकिन जैसे जैसे इनको लो एनर्जी स्टेट में लाते हैं ना, इनकी ऊर्जा कम होती जाती है, तो ऊर्जा कम होती जाती है तो ये पास पास आते जाते हैं। जितनी ज़्यादा लो एनर्जी स्टेट में ले जाएंगे उतनी इनकी ऊर्जा कम होगी, उतना ये डिस्टेंस कम करेंगे, ठीक है। तो एक तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, बहुत ठंडक होनी चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो के नज़दीक होना चाहिए, और एकदम लोएस्ट एनर्जी पे जो है उनको होना चाहिए, तब जाके जो है कुछ सुपर सॉलिड में बदलता है। सुपर सॉलिड के एग्जाम्पल हमारी रियल लाइफ में ऐसे प्रेजेंट है नहीं बच्चों, है ना। जिस प्रकार से हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, उसी प्रकार से सुपर सॉलिड भी है। बहुत ही ज़्यादा हाई एंड लेबोरेटरीज में जो है आपको कहीं इससे रूबरू होने को मिलता होगा, लेकिन इन जनरल हमारी लाइफ में जैसे हम लिक्विड गैस सॉलिड का एग्जाम्पल दे देते हैं, वैसे सुपर सॉलिड का एग्जाम्पल देना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोलैरिटन लिख लीजिए, प्रकाश और एक्साइटन के कण मिलकर जो बनता है ना, और जब इन्हें कम ऊर्जा और एब्सोल्यूट जीरो के नजदीक रखते हैं तब ये सुपर सॉलिड में बदल जाता है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। एंड विद दिस आवर साइंस एंड टेक वन पार्ट, एक पार्ट हमारा साइंस एंड टेक का खत्म होता है, दूसरा पार्ट आपको मिल ही गया होगा, है ना, जल्दी, नहीं मिला है तो मिल जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।